welcome back to another video of Economics on your Tips। भाई मैंने Economics on Tips के अगले वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 यानी कि कक्षा 12वीं टर्म 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं कि क्या है आज की कहानी। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। हमने देखा कि भारत किस प्रकार से प्लानिंग करने के ऊपर दिमाग लगा रहा था। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन आ जाना, ठीक है। नहीं आया तो 2 लोगों की नौकरी, समझ गए ना? हाँ जी। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से स्टार्ट हुआ। हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात करा कि हमारी सरकार ने कौन से 5 ऑब्जेक्टिव को देखते हुए 5 ईयर प्लान जो है बनाए हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप में। और पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको स्टार्ट करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या जुगाड़े की हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। अब भैया इंडियन इकोनॉमी आजादी से पहले जब 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कनेक्टेड थे, आजादी के बाद भी 72.7 या 72.7% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्ट कनेक्ट थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी के लिए सरकार के पास सबसे बड़ा सेक्टर था जहां से लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो सरकार का काम यह था कि सबसे पहले इस सेक्टर को पकड़े, इसके अंदर सारी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लमों को लिखे और उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग चीजें अपनाए, जिससे जो 72% लोग काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट पक्की हो जाए। कुछ नए लोग हैं जिनको आना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और यहां से पैसा आना सरकार के पास शुरू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने यह देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस, तो देखो ध्यान से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी, सबसे पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड थी। तो कर ले पहले, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड से, उसको एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। अप्रोक्सीमेटली 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में एक बहुत बड़ा शेयर देता था। जी हां, जब हम आजाद हुए थे तो हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा शेयर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर देता था। अगर अभी की भी बात करें 2014-15 के डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी जीडीपी करीब 15% एग्रीकल्चर सेक्टर देता था। अब ध्यान से सुनना है, 15% बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं जनरेट होता है, सिर्फ रोजगार जनरेट होता है। पैसा कमाई बहुत धीरे होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद भी अगर 15% हमारे जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है। और जब हम आजाद होते तो ये बहुत ज्यादा था, डबल से भी ज्यादा था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। सेकेंड, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फूड ग्रेन देता है। भैया लोहा तो नहीं खाओगे, सीमेंट तो नहीं खाओगे, खाना तो आपको रोटी दाल चावल ही पड़ेगा ना। ये सारा काम कहां से आएगा? रोटी कहां से आएगी, दाल कहां से आएगी, चावल कहां से आएंगे, सब्जी कहां से आएगी? ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जनरेट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हो सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट तब हो सकता था और आज हो गया है। जी हां, जब हम आजाद हुए थे तब भारत के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है हर प्रकार से, और वो हो भी गया। आज हम फूड ग्रेन के मामले में, खाने की वस्तुओं के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट है कि भारत को अगर कहीं और से कुछ भी ना मिले ना, वो खुद बना के खुद खा के कुछ संतुष्ट रह सकता है। इतना हमारा सेल्फ सफिशिएंसी है फूड ग्रेन के अंदर। क्लियर हो गया? तो एग्रीकल्चर सेक्टर जरूरी इसलिए था क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए कैपेबल था। अगर हम आगे बात करते हैं तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर जरूरी इसलिए था क्योंकि वो भारत के अंदर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था जब हम आजाद हुए थे। अगर सोच के देखो एग्रीकल्चर सेक्टर वहां ठप्प पड़ जाता तो करीब 72% लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं था उस समय। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप रिसेंट की बात करें तो करीब 47% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी। अप्रोक्सीमेटली आधी जनता अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में
लगी हुई है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कॉटन, जूट, नील, ठीक है। ये सारे के सारे कहां से आते हैं? ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आते हैं। आप कपड़ा पहन रहे हो, कॉटन की भाई शर्ट पहननी है हमें या कुछ जैकेट पहननी है हमें, तो कॉटन की जैकेट, कॉटन कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आएगा। और कहां से आएगा? ठीक है। तो बेसिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बिसाइड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सीड्स, शुगर केन। ये सारी की सारी चीजें कहां से आती हैं? इस बात की आप चीनी खा रहे हो, कहां से आएगी? गन्ने से तो आएगी। गन्ना कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। और क्यों भैया एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए इतना जरूरी है? और क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए एक्सपोर्ट का काम करता है। भारत बहुत पुराने समय से मसालों के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। हमारे यहां जो मसाले मिलते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। यहां राजस्थान की मिर्ची खाड़े भाई तक, वहां अमेरिका तक तो करता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ के मसाले बहुत ज्यादा फेमस है। तो एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। ये जो प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब हमें देश दुनिया के साथ रिलेशन बिल्डअप करने हैं। हमारे ऐसे चाय, कॉटन, जूट, कॉफी, इन सब चीजों का व्यापार हुआ करता है। नेक्स्ट, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? रेवेन्यू। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 में जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू देता था। सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्योंकि तब एग्रीकल्चर रेलवे जो था तब हमारा ठप्प पड़ा हुआ था, रेलवे स्टार्ट ही कर रहे थे ना हम लोग, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा खासा रेवेन्यू दे जाता था। और एक और चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर से दो लोगों का घर चल रहा था। कौन से लोगों का? जो इंडस्ट्री में बैठे थे उनका घर चल रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट, जैसे ट्रैक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर किसको बेचेगा भाई? तू रोडों पे थोड़े चलाएगा ट्रैक्टर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर हो गया? क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो फर्टिलाइजर की आवश्यकता, ट्रैक्टर की आवश्यकता, पेस्टिसाइड की आवश्यकता, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी चीजें जो है ना, ट्रैक्टर खेतों में नहीं उगते, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में उगते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। चलो अब देख लिया भाई क्या क्या जरूरी है। एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं होगा। अब इसके बिना काम नहीं होगा, समझ तो गए। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ नहीं रहा है। तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भैया भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा था? सबसे पहला रीजन था हमारी इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब पानी देना, ठीक है। भारत के जितने भी लैंड थे जहां पर एग्रीकल्चर हुआ करता था या करता है, वहां पर आज भी पानी की कमी है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से बात करें तो अभी भी करीब 25-30%, 35% भारत के ऐसे लैंड है जिनको प्रॉपर इरिगेशन के अंदर ले आया है। बाकी सभी में अभी भी इरिगेशन के लिए चीजें लगनी बाकी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारा जो फार्मर था वो काले मेघा पानी तो बरसाओ रे, ज्यादा मत बरसाना, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता था कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर पानी आएगा कि नहीं आएगा। पानी आ रहा है तो फसल अच्छी है, नहीं आ रहा है तो खराब है। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम में था। और क्यों प्रॉब्लम में था? क्योंकि हमारे लोगों के पास छोटी छोटी सी जमीन थी। कैसे? ध्यान से समझना इस बात को। ये मान लो हमारा पूरा गांव है। अब लोगों के पास प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास बड़ी जमीनें नहीं थी, छोटी थी। और ये राजू की, मान लो ये राजू की जमीन है, एक जमीन राजू की यहां है, एक जमीन राजू की यहां है। ये किसकी है? ये हीरा की है, ठीक है। ये दूसरी जमीन हीरा की यहां है। ये श्याम की है, श्याम के पास एक ही जमीन है। ये किसी और की जमीन है, ये मान लो मेरी है, ठीक है, बड़ी जमीन है। आज इधर देखो, तो ये मान लो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास छोटी छोटी सी होल्डिंग थी, मतलब छोटे छोटे से खेत थे। दूसरी चीज, वो खेत भी स्कैटर्ड थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 4 खेत तो चारों लाइन से लगे हुए, एक खेत यहाँ है, एक के 2 किलोमीटर दूर है, एक के 4 किलोमीटर दूर है। इससे प्रॉब्लम क्या है? जब छोटे छोटे खेत है तो छोटे खेत में ट्रैक्टर नहीं लग सकता, ट्रैक्टर को चाहिए बड़ा खेत। व्यक्ति के पास बड़ा खेत तो है पर 4 अलग टुकड़ों में,
अगर वो चारों को जोड़ देगा तो वो ट्रैक्टर ला सकता है, पर जब तक चार टुकड़ों में है ट्रैक्टर किसी भी खेत में नहीं लग सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्लियर? अगला क्या प्रॉब्लम थी? अगला था प्रॉब्लम कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के पास फाइनेंस की कमी थी। मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं था, ऐसा कोई बैंक नहीं था जो प्राइमरीली सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डेडिकेटेड हो कि भैया सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लोन देना है या सिर्फ गांव में ही लोन देना है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं था जहां से पैसा आ जाए। और क्योंकि ये प्रॉब्लम थी इसलिए उनको जमींदार के थ्रू लोन लेना पड़ता था। मनी लेंडर, लोन देने वाले जो छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे मोटे से होते हैं, बस चश्मा लगा के, सोने का चश्मा लगा के, गले में वो पहन के, हाथ में अंगूठी और एक टेबल से बैठते हैं, हाँ भाई लेके आ, ठीक है। तो उन लोगों से लोन लेना पड़ता, महाजन कहते हैं उनको। महाजन हो गए, जमींदार हो गए, मनी लेंडर हो गए, इनसे लोन लेना पड़ता था। वो क्या करते थे, अच्छा लोन लेना है ले जा, ब्याज, अरे तुझसे क्या ब्याज लूंगा, तेरी जो खेती होगी उसका 80% मेरे को दे जाइए। मेहनत करी किसान ने, कमाया जमींदार ने, और फिर वो इतना ब्याज लगाता था, इतना ब्याज लगाता था, इतना ब्याज लगाता था कि खत्म ही हो जाए जीवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्याज लगना बोले लग जाए, कितना बोले 2% लगाएंगे यार, तेरे पे क्या ही चिंता है, 2% का ब्याज। आदमी खुश, अरे 2% में तो बच गए, साल का 2%। घर गया, 1 महीने बाद आ गया जमींदार, भाई साहब ब्याज। बोले बाबूजी भी तो 1 महीना हुआ है। हाँ तो मैं भी तो 2% ही लेने आया हूं। तो का ब्याज कैसे लगता, महीने, अब महीने का 2%, महीने का 2% सालाना 24%। अब बोले सर सालाना 24, अबे इतना भी नहीं था, इससे भी ज्यादा था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई साहब खतरनाक चलता था उस समय, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जमींदार ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, इसलिए फार्मर फंस गया था उन सबके साथ। नेक्स्ट, कन्वेंशनल आउटलुक। हमारा जो आउटलुक था वो कन्वेंशनल था, पुराना था। हम अभी भी जमीन को मां समझ रहे थे, अच्छी बात है, समझना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में हम कह रहे थे कि ये फर्टिलाइजर से कुछ नहीं होगा, ये केमिकल वाली चीजें हमारे काम की नहीं है, हम तो नेचुरल से काम करेंगे, खाद से काम करेंगे। तो हमारा जो व्यक्ति था वो अभी भी इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर नहीं पा रहा था ढंग से, और बेसिकली वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को लेकर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर था, ठीक है। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाना नहीं चाह रहा था, वो आज भी ये सोच रहा था कि यार कैसे ना कैसे करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना घर चला ले, बस उतना ही बहुत है हमारे लिए। समझ में आ गया? और लास्ट फाइनल प्रॉब्लम, अंतिम, एक सेकंड, हाँ, अंतिम प्रॉब्लम क्या थी? अंतिम प्रॉब्लम थी लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। जब बन जाता था सब कुछ, किसान ने बना के रख दिया, अब वो बिकेगा कैसे? बिकने के लिए कोई जुगाड़ तो होना चाहिए। अब हमारा किसान बड़ा बालक, बड़ा भोला, उसको बेचना नहीं आता, उस बेचारे को बेचना नहीं आता, उसको सिर्फ उगाना आता है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं था कि किसान कहां जाके बेचे और कैसे जाके बेचे कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भैया प्रॉब्लम हो गई, जरूरत हो गई। अब सरकार ने चलाया दिमाग, 1951 के आसपास निकाला इसका रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट निकाला, कैसे रिजल्ट निकाला, इन सब के बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। जाते जाते छोटी सी चीज है, तो बालकों अगर अब तक आप लोग मेरी लाइव क्लासेस के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप क्या कर रहे हो, फटाफट जाके ज्वाइन करो ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच। हजारों की संख्या में कॉमर्स के स्टूडेंट इस प्रीमियम बैच में एनरोल हो चुके हैं, और अगर अब तक आप नहीं हुए हो तो एनरोल हो सकते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग इस महीने के अंत तक शुरू कर रहे होंगे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच। जी हां, ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का क्रैश कोर्स बैच। और जो बच्चे इस प्रीमियम में एनरोल होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उस क्रैश कोर्स बैच के अंदर एनरोलमेंट मिल जाएगी, तो अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम कराते हैं एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, लाइव क्लासेस, वीकली कंपटीशन, साथ साथ में 500 से ज्यादा टीचर्स आपके साथ बैठते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऑडियो कॉल के फीचर के थ्रू मैं आपसे ऑडियो के थ्रू बात करता हूं। हमारे सभी टीचर्स के साथ मिलकर आप एनरोल होते हैं एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसी आर्मी में जो कि भारत के हर एक बच्चे का सपना है, वो है मेरी नो डाउट आर्मी। ऐसी आर्मी जिसके अंदर जितने भी बालक एनरोल होंगे उन सबको
हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं और मेरी टीम प्रोवाइड कराएगी ताकि वो ऑल इंडिया रैंकर बनने का सपना देख ही ना सकें, साथ साथ में उसको पूरा करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। अगर आपको एनरोल होना है तो आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड that's very normal। ठीक है, तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले, प्लीज गो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, 2 महीने 3 महीने का ना ले, क्योंकि हम यहां पर टर्म 2 को भी प्रोसीड कर रहे होंगे। सिर्फ टर्म 1 के लिए नहीं चला रहा मैं बैच, बस ऐसा नहीं है कि बस लो और 1 महीने खिलाओ और काम खत्म करो। अगर बच्चा आ रहा है, अगर आप आते हैं तो ये सोचना कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आएंगे। ठीक है, बस इस टर्म में पूरे नंबर लिया, अगले टर्म में वापस से 4 बार पैसे लेने वाला कंसेप्ट अपन नहीं करते। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।